अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ सरफैज़। और आज से हम लोग जो है ना वो स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के लेक्चर्स को। फेडरल बोर्ड के बायोलॉजी के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले कि हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि फेडरल बोर्ड में जो बायोलॉजी थी प्रीवियस ईयर में उसके अंदर जो थे वो 13 चैप्टर्स थे। अब उन्होंने जो है ना 2 चैप्टर्स को इंक्रीज़ कर दिया है। तो इसमें कुछ इसने टॉपिक उन्होंने या चैप्टर एक इसमें उन्होंने जो है वो सेकंड ईयर का भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हम उसको देखेंगे फिर। कुछ टॉपिक्स को उन्होंने जो प्रीवियस टॉपिक थे चैप्टर नंबर 1 के उनको उसने रिमूव कर दिया है। कुछ न्यू इसमें टॉपिक उसने ऐड कर दिए हैं। तो उसको हम जो है वो सीक्वेंस के अंदर फिर देखेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था, इसका जो नेम है उसने चेंज कर दिया है। पहला इसका चैप्टर का नेम था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस लेकिन अब उसने इसका नेम जो है वो सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिस नाम इसका रख दिया है। तो हमारा इसका इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का किससे क्या इसका क्या मतलब है। एक्चुअली जितनी भी दुनिया के अंदर लाइफ है ना वो 3 तरह की है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स सारी लाइफ कहलाती है। एनिमल्स जो हैं वो भी लाइफ है। और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सारी की सारी लाइफ है। तो मीन्स कि लाइफ जो है वो 3 तरह की होती है पूरी दुनिया के ऊपर। ठीक ठीक है ना, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें वो फर्स्ट पॉइंट में यही कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है चाहे वो छोटा है या बड़ा है, उसकी बॉडी जो है वो सेल से ही मिलकर बनी हुई है, यानी कि उसके अंदर सेल है। नंबर 2 यह है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ना 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इनको हम लोग जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। और एक होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। वैसे आपको थोड़ा सा ऐड कर दूं इसके अंदर, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, इनके अंदर भी 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी के अंदर एग्रीगेशन ऑफ सेल होता है, यानी कि चंद सेल्स मिले होते हैं। सम 100 सेल्स होते हैं, सम 1000 सेल्स, ठीक है, इसके अंदर होंगे। और वो मिलके उसकी बॉडी को बनाएंगे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स वगैरह नहीं होते। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर सम सेल्स हों, चंद सेल मिलके रह रहे हों, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑर्गन्स वगैरह ना हो, तो उनको हम सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिस तरह हमारे पास एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। इनकी बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ट्रू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। अगर हम सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसके अंदर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास इसने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हम बात हम पहले हमें पता भी है, क्लास 9 के अंदर भी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि सेल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं किसी भी लाइफ का। लाइफ में बता चुका हूँ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब लाइफ कहलाते हैं। इसके अलावा सेल की जो शेप होती है वो डिफरेंट शेप होती है। सेल की डिफरेंट जो है साइज होते हैं। सेल का जो है ना उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना डिफरेंट साइज भी हो सकता है, और उसका डिफरेंट जो है वो शेप भी होती है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये इसने यहाँ पे न्यू ऐड किया हुआ है इस टॉपिक के अंदर, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं आप इसको, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर कौन सी बेसिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जिसको आप लिविंग कह सकते हो, उसको लिविंग होने के लिए किस किन चीज़ों का जो है वो क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आपने लिविंग आप कह सकते हैं, उसके अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। मूवमेंट मीन्स के उसकी बॉडी मूव करे, चाहे उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है या चाहे वो एक्सटर्नली मूव कर रहा है, उसके अंदर मूवमेंट होना ज़रूरी है। और उसके अंदर जो है वो रेस्पिरेशन होनी चाहिए। रेस्पिरेशन के बारे में आपको पता ही है कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और उससे एनर्जी का रिलीज होना। या इसके अलावा एक और भी रेस्पिरेशन होती है जिसको हम मैकेनिकल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर जो है वो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उसको भी रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसको आप लिविंग कहते हैं, उसके अंदर ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें ग्रोथ होगी तो इट मीन्स कि वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ग्रोथ से का मतलब होता है ग्रो करना, सेल का साइज या कोई भी बॉडी है उसका साइज इंक्रीज करने का नाम ग्रोथ ग्रोथ कहलाता है। कोई भी चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उसके अंदर रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। वो अपने अपने जैसों को प्रोड्यूस करे, रिप्रोड्यूस करे। पेरेंट्स हैं उनके आगे ऑफस्प्रिंग हो, वो जो ऑफस्प्रिंग है वो भी उनके आगे मजीद जो है फर्दर ऑफस्प्रिंग्स हों, तो इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है अगर कोई भी चीज़ जिसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाने का तरीका, खाना खाना, ठीक है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको कोई ना कोई उसके अंदर न्यूट्रिशन का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए, वो खाना खाता हो, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर होम्योस्टेसिस होनी चाहिए। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बाहर जो मर्जी हो रहा है, आपकी बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी अगर अपने आप को मेंटेन कर रही है, अपनी इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन कर रही है, तो उसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। सपोज कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है जी। और बाहर अगर जो है वो सपोज के ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 पे ही रहेगा। जिस तरह आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा अपना गर्मियों का सीज़न है, ठीक है, इसमें हमारी यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारे इस इलाके के अंदर 45 46 ये नॉर्मल होता है, ठीक है, गर्मियों के अंदर। तो लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस, कि हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही है। आप जितना मर्जी रिच जो है वो खाना खा लें, आप जितना मर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से रिच मील ले लें, लेकिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो 1 ग्राम पर लीटर ही रहेगी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो उसके अंदर होम्योस्टेसिस भी होनी ज़रूरी है, जो चीज़ जिसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे हैं। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको आप लिविंग कह सकते हैं उसके अंदर एक्सक्रीशन होना बहुत ज़रूरी है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट मटेरियल, तो उसकी बॉडी में एक्सक्रीशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ है या बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें ये सब प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी तो वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ सकता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी क्या होती है एक्चुअली, पहले इसके बारे में पता नहीं था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, कि ये सेल से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। पहले इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब से माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद जब हम लोगों ने सेल्स को देखना शुरू किया, हम लोगों ने डिफरेंट जो प्लांट्स के स्पेसिमन को या हमने एनिमल्स के स्पेसिमन्स को स्टडी करना शुरू किया, फिर जाके पता लगा कि हाँ जी वाकई ही ये सेल भी होते हैं, ये ऐसे कोई स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडीज़ को बनाते हैं, वो उनका बेसिक यूनिट होते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट था, इसने 1665 में एक पीस ऑफ स्लाइस लिया, इसने वुड का एक पीस ऑफ स्लाइस लिया, उस स्लाइस को काट के इसने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, तो उसको उसके अंदर कंपार्टमेंट्स नज़र आए, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नज़र आए। कंपार्टमेंट्स बोलते हैं जिस तरह खाली खाने खाने होते हैं, ठीक है ना। और उसकी अपीयरेंस इस तरह की थी जिस तरह हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उसको उसके अंदर नज़र आया। हनी कॉम्ब बोलते हैं शहद का जो छत्ता होता है उसके अंदर जो आपको कंपार्टमेंट्स नज़र आती हैं, उसको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको उसके अंदर ना वो एम्प्टी कंपार्टमेंट्स नज़र आए जिसको उसने सेल्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये रॉबर्ट हुक का इसने वर्क यहाँ बताया हुआ है। इसके बाद शेल्डन एक साइंटिस्ट था, ये हमारे पास बोटेनिस्ट था, इसने 1938 में स्टेटमेंट पास की कि तमाम जितने भी प्लांट्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि वो सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद शिवान आ गया, शिवान एक साइंटिस्ट था, ये ये इसके साथ ही ये तो दोनों कोलीग थे ना, ये इकट्ठे काम कर रहे थे। जोलॉजिस्ट था ये, इसने बताया कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे वो भी सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उनके सेल में के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये बात जो है वो शिवान ने बताई, ठीक है। इस तरह इसके अलावा एक 1885 के अंदर रुडोल्फ विर्चो आ गया, इसने डिस्कवर किया कि सेल्स जो होते हैं वो अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहले से सेल कोई मौजूद होगा उससे आगे न्यू सेल बनेगा। तो मतलब सेल फ्रॉम सेल, सेल से सेल बनेगा, या लाइफ फ्रॉम लाइफ, अगर पहले लाइफ होगी तो फिर ही आगे लाइफ जो है वो कंटिन्यू होगी। तो ये इसने स्टेटमेंट पास की। इस तरह इन सब का जो वर्क था ना, इन सब के वर्क को कंबाइन करने के बाद हमने एक 3 पोस्टुलेट बनाए, 3 पॉइंट बनाए, जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि सेल जो है वो बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल ही बना रहा है, उनकी बॉडी के तमाम जो फंक्शन है वो भी सेल ही कर रहा है। तो इस तरह ये हमारे पास जो है वो इसका फर्स्ट पॉइंट है। नंबर 2
कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो मेड अप ऑफ सेल, तमाम ऑर्गेनिज्म सेल से ही मिलकर बने होंगे, ठीक है, चाहे 1 सेल है, चाहे 2 सेल है, चाहे ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, लेकिन वो सेल से ही मिलकर बने होंगे। नंबर 3 पॉइंट है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एक सेल पहले से मौजूद होगा, उसी से ही आगे सेल न्यू सेल बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास भी जो है वो थर्ड पॉइंट है। तो इसको आप लोग ऐसे क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये इसने यहाँ पे दोबारा रिपीट कर दिया है आपके नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए। तो ये हमारे पास सेल थ्योरी है। इन 3 पॉइंट्स का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देखना है। नंबर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी। वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी का मतलब है कि सेल थ्योरी जो है ना कितनी वैलिड है, कितनी जो है ना वो ठीक है। इस चीज़ को जो है ना डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया, एक्सपेरिमेंट वगैरह किए, उसके बाद पता लगा कि भाई सेल थ्योरी कितनी वैलिड है। इसमें सेल्स कह रहा है कि उन्होंने क्या किया, सेल्स को रिमूव किया फ्रॉम द टिश्यूज एंड दे सॉ दैट सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। और उन्होंने देखा कि सेल को अगर आप टिश्यूज में से अलग कर लेते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली भी जो है वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। मतलब कि सेल ही बेसिक यूनिट है जो कि सर्वाइव भी करता है, ठीक है, और उसको और तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसको वो बनाता भी है। नंबर 2 पॉइंट है सेल से कोई चीज़ सेल से छोटी जो होगी वो सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब सेल ऐसी छोटी से छोटी चीज़ है, स्मॉलर थिंग है, जो कि सर्वाइव कर सकती है और वो लिविंग है। फिर इन्होंने देखा साइंटिस्ट ऑफ फ्रांसिस्को एंड पास्चर, इन्होंने प्रूव किया कि सेल को अगर आप स्टीरॉयल एंड सील्ड कंडीशंस के अंदर अगर आप ग्रो करवाते हैं तो सेल जो है वो ग्रो नहीं करेगा। मतलब सेल को अगर आप बंद करते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको कोई जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सेल को तमाम वो लाइफ की कंडीशन जो उसको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही, तो सेल जो है वो वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, उसकी सेल की डेथ हो जाएगी। तो मतलब कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सेल थ्योरी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ना इसको यह है वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से पॉस्टुलेट हैं जिसको बता के आप ये बता सकते हैं कि सेल थ्योरी जो है वैलिड है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। नंबर है एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से सेल हैं या ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह हमें पता है कि वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। वायरस जो होते हैं ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, क्योंकि वायरस हमें पता है कि वायरस जो होते हैं ये एक सेलुलर होते हैं, ये सेल नहीं होते, ये पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये बॉडी के आउटसाइड जो है वो नॉन लिविंग होते हैं, बॉडी के इनसाइड ये लिविंग होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बॉर्डर लाइन पे कंसिडर करते हैं, ना ये लिविंग है ना ये नॉन लिविंग है, ठीक है। और तो ये मतलब दोनों बिहेवियर शो करते हैं, तो हम इनको जो है ना सेल थ्योरी से इनको हम सेल थ्योरी के अंदर कंसिडर नहीं करते, हम इनको सेल कंसिडर नहीं करते। तो ये एक्सेप्शंस है सेल थ्योरी के अलावा, यानी कि चीज़ें जो हैं। फिर कह रहा है रेड ब्लड सेल, इसमें विरॉइड एंड पिरियॉन्स, ये हमारे पास विरॉइड जो होते हैं ना ये आरएनए के फ्रेगमेंट होती है, पिरियॉन्स जो है प्रोटीन्स के फ्रेगमेंट होते हैं। ये भी जो है ना ये हमारे पास एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी है, ये भी सेल नहीं होते क्योंकि ये हमारे पास प्रोटीन के या आरएनए के पीसीज होते हैं, ठीक है। ये भी जो है वो ये डिजीज कॉज करते हैं, पिरियॉन्स एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, विरॉइड्स जो है वो प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं। सो वी डू नॉट कंसीडर देम एज सेल्स, तो ये भी सेल्स नहीं होते। नंबर 3 यहाँ पे रेड ब्लड सेल एंड स्ट्रीव ट्यूब सेल दे लैक न्यूक्लियाई। देखें आमतौर पे हम समझते हैं, हम ये देखते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर या सीव ट्यूब सेल के अंदर जो सीव ट्यूब होते हैं ना ये जाइलम के सेल होते हैं, ये वाटर की कंडक्शन करवाते हैं, वाटर को पास करवाते हैं। इनके अंदर भी और आरबीसी के अंदर भी जो है वो न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनको भी हम सेल समझते हैं कि सेल थ्योरी का ये हिस्सा नहीं है। वैसे ये मैं आपको बता दूं कि जो रेड ब्लड सेल होता है जब ये यंग होता है तब इसके अंदर जो है ना वो सेल होता है, लेकिन बाद में सेल जो है वो सॉरी इसमें पहले जो है वो अपना न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना, जब ये मेच्योर हो जाता है। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, 95% आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि इसने जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। अच्छा, इसके बाद बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया की बात करें, ये हमारे पास इनके अंदर कह रहा है कि वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होना जरूरी है, जो प्रॉपर सेल है। तो सेल थ्योरी के अंदर ये जो बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया है इनको भी हम कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियोलस नहीं है, इनके अंदर न्यूक्लियर इन्वायरम नहीं है, और इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है। तो हम इनको भी जो है वो सेल थ्योरी से एक्सेप्शन या सेल थ्योरी से हट के कंसिडर करते हैं, ये सेल थ्योरी के अंदर ये नहीं आते। इसके अलावा कह रहा है कि बेसिक जो प्रोटीन होती हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती हैं, इन्हीं के अंदर इन्हीं की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया एंड सियानोबैक्टीरिया की, इनके अंदर वो बेसिक प्रोटीन्स वगैरह नहीं होती, इसीलिए हम इनको भी जो है वो बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया को सेल थ्योरी के अंदर काउंट नहीं करते। तो इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है हाइफी ऑफ द फंगस राइजोपस,
राइजोपस एक फंगस है, इसको हम ना ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। ये ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, एक फंगस होती है। इसको इसकी जो हाइफी होती है ना, हाइफी ना फंगस की जो बॉडी वो हाइफी से मिलकर बनी होती है। हाइफी होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे नुमा ये स्ट्रक्चर होते हैं, फाइबर धागे नुमा होते हैं, इनकी बॉडी से मिलकर ना राइजोपस बनता है। तो कह रहा है कि हाइफी जो है ना वो, और एक एलजी है, एक उसका नाम है वॉचेरिया। इसके जो सेल होते हैं ना ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट, इनमें ना एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। तो उसको भी हम जो है ना सेल थ्योरी में कंसिडर नहीं करते, क्योंकि आमतौर पर सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। तो इनके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसलिए हम इनको भी सेल थ्योरी के अंदर कंसिडर नहीं करते। यहाँ पे मैंने फंगस बनाया हुआ है हाइफी का, ये फंगस है हाइफी का, ठीक है ना। ये हाइफी, ये फंगस का हाइफी है। और इसके अंदर आप देखें, इसको इसको ना उसने बुक में एक वर्ड यूज किया, सीनोसिटिक, सीनोसाइटिक या सिटिक भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा हाइफी जिसके अंदर ना क्रॉस वॉल ना हो, जिसके अंदर ना सेपरेशन ना हो। अगर सपोज कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे कर दूं, मैं ये चीज कर दूं, तो ये इसमें ना इस हाइफी के अंदर ना सेपरेशन हो रही है, लेकिन इस सीनोसिटिक हाइफी के अंदर सेपरेशन नहीं होती। ये देखें यहाँ पे इसके अंदर ये सेपरेशन वगैरह नहीं होती, इसको बोलते हैं सीनोसिटिक हाइफी। ऐसा हाइफी इसमें कोई सेपरेशन ना हो वो कहलाता है क्या, सीनोसिटिक हाइफी। इसमें देखें बहुत सारे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहे हैं, तो ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ये इसी की बात कर रहे हैं हम, जो ये राइजोपस की बात ही कर रहे हैं, इसके अंदर भी जो है बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो इसीलिए हम इसको भी जो है सेल थ्योरी के अंदर कंसिडर नहीं करते। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।